दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक बहुत ही कमाल की वीडियो के अंदर। इंडिया में आज के दिन ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी की नई फिल्म ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट रिलीज हो चुकी है और अब तक इस मूवी को बहुत सारे फैंस ने देख भी लिया है। लेकिन कोई भी फैन जो अभी थिएटर में ये मूवी नहीं देख पाया है, तो उन्हीं सारे फैंस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस मूवी के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर आइए बिना किसी देरी के आज की इस धमाकेदार मूवी को शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट मूवी की स्टोरी को। तो इस मूवी के स्टार्ट होने पे हम देखते हैं कि इस अनजान से प्लेनेट पर एक बहुत सारे मैक्सिमल्स होते हैं और उन सभी मैक्सिमल पर टेरेकॉन्स की टीम हमला कर देती है। और यहीं पे मैं आप सभी को बता दूं, ट्रांसफॉर्मर मूवी के ट्रेलर में सभी ने कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स को देखा था जो कि किसी न किसी जानवर के रूप में थे, जैसे कि गोरिल्ला, चीता एंड राइनो। तो वो सारे जानवर वाले ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमल्स हैं, ठीक बिल्कुल ही ऑटोबॉट की तरह। और जिस तरह से ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम है, ठीक उसी तरह से मैक्सिमल का भी एक लीडर है और वो लीडर है गोरिल्ला, जिसे कहा जाता है ऑप्टिमस प्राइम। लेकिन ये ऐसा क्यों है और ये कैसे हुआ, ये आपको आगे मूवी में पता चलेगा। और अब मैक्सिमल्स की बात करते हैं टेराकॉन्स की। टेराकॉन्स यूनिकॉर्न्स की आर्मी है। टेराकॉन्स की आर्मी सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न्स की ही बात मानती है और इन सभी टेराकॉन्स के लीडर का नाम है स्कर्ज, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। मूवी में ये हम देखते हैं कि इस अनजान किसी प्लेनेट पर जहाँ मैक्सिमल्स रहते हैं, वहाँ यूनिकॉर्न अपनी टीम के साथ मिलकर अटैक कर देता है, क्योंकि यूनिकॉर्न खुद एक प्लेनेट से ज्यादा बड़ा है। इसीलिए वो इस प्लेनेट के अंदर टेराकॉन्स को भेजता है ताकि टेराकॉन्स मैक्सिमल्स के हाथों से एक ईगो ले आए, एक ऐसी की जो कि यूनिकॉर्न को चाहिए। और अगर यूनिकॉर्न ने इस चाबी को हासिल कर लिया तो वो इस चाबी की मदद से टाइम और स्पेस के एक पोर्टल को खोल सकता है और फिर वो उस पोर्टल के जरिए वो किसी भी प्लेनेट पे जा सकता है और किसी भी प्लेनेट को खा सकता है। बल्कि इस पोर्टल के जरिए न कि वो पास्ट में जा सकता है, बल्कि वो कई साल आगे भी जा सकता है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि यूनिकॉर्न प्लैनेट्स को खाता है और इसी से उसकी भूख शांत होती है। और मैक्सिमल्स ये जानते हैं कि यूनिकॉर्न के हाथ ये चाबी आ गई तो वो पूरे प्लेनेट को मिटा देगा, इसीलिए मैक्सिमल्स इस चाबी की हिफाजत कर रहे हैं। और अब जब टेराकॉन्स मैक्सिमल्स के हाथों से ये चाबी लेने जाते हैं, तब उन दोनों आर्मीज के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में जो मैक्सिमल का लीडर होता है, जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइमल होता है, वो अपनी आर्मी के एक दूसरे किंग कॉन्ग को लीडर बना देता है और उसे नया ऑप्टिमस प्राइमल दर्जा दे देता है। और फिर उनके हाथ में वो चाबी रख देता है और उनसे कहता है वो सारे इस प्लेनेट से निकल जाए। जब तक वो लोग प्लेनेट से बाहर नहीं निकल जाते, वो इन सारे टेराकॉन से अकेला फाइट करेगा और उन्हें रोकेगा। अपने लीडर के ऑर्डर सुनते ही सारे के सारे मैक्सिमल एक बड़े से स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और वो उस चाबी को लेकर उस प्लेनेट से निकल के सीधा अर्थ प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, जो कि उस प्लेनेट से बहुत दूर होता है। और उन सबको टेराकॉन्स रोक न पाए, इसलिए ऑप्टिमस प्राइमल अकेले ही उन सबसे लड़ रहा होता है और उन सबको रोक रहा होता है। और फाइट करते ही करते टेराकॉन्स का लीडर उस ऑप्टिमस प्राइमल को जान से मार देता है। लेकिन तब तक ऑप्टिमस प्राइमल की पूरी आर्मी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर यूनिकॉर्न को बहुत गुस्सा आता है और वो स्कर्ज से कहता है कि वो जल्द से जल्द जाए और उस चाबी को ढूंढ के लाए। और उसके बाद यूनिकॉर्न उस पूरे के पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर लेता है और उसके ठीक बाद हमें अर्थ प्लेनेट का नजारा दिखता है, जहाँ पर साल चल रहा होता है 1994, यानी लास्ट मूवी से 7 साल आगे। और यहीं पे न्यूयॉर्क शहर के अंदर हम एक जवान से लड़के को देखते हैं, जिसका नाम होता है नोआ। नोआ अपने घर में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता है और इसकी फैमिली के अंदर इसकी मदर और एक छोटा भाई होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि नोवा के छोटे भाई को एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है और इसीलिए उसका एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। लेकिन नोवा के पास कोई जॉब नहीं है और उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए उसके छोटे भाई के इलाज में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्योंकि नोवा ने अपने भाई के इलाज के 3 महीने से पैसे नहीं दिए हैं, तो इसी वजह से डॉक्टर ने भी उसका इलाज करने से मना कर दिया है। ये सब देखने के बाद नोवा एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और वो ये कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह इस जॉब को हासिल कर ले ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने भाई का इलाज करा सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि नोवा को जॉब नहीं मिलती और उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो एक टीम के साथ काम करने के लायक नहीं है। अब से रिजेक्ट होने के बाद नोवा अपने एक दोस्त से मिलता है, लेकिन उसका ये दोस्त एक चोर होता है और वो नोवा से कहता है कि वो अपने भाई का अगर इलाज कराना चाहता है तो उसे उसके साथ मिलकर एक चोरी करनी होगी। नोवा के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अपने दोस्त
उसकी बात मान जाता है और वो एक बिल्डिंग के अंदर एक कार चोरी करने को तैयार हो जाता है। और यही मैं आपको बता दूं कि नोवा को टेक्नोलॉजीज की बहुत नॉलेज है और वो मशीन्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, और इसी वजह से उसका दोस्त उसके साथ चोरी करने को ले जाता है, वो भी कार की चोरी। नोवा बिल्डिंग में कार की चोरी करने को जाता है और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके शहर के एक बड़े से म्यूजियम के अंदर एक प्राचीन से पक्षी की मूर्ति होती है और उस छोटी सी मूर्ति के अंदर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। और उस म्यूजियम की कर्मचारी जब उस पक्षी को देखती है तो वो रात के अंधेरे में उस पक्षी को निकालती है, उसके ऊपर लिखे अक्षरों के ऊपर रिसर्च करने लगती है और उसे ये पता चलता है कि ये सिंबल बहुत ही प्राचीन टाइप का है, आज से तकरीबन 500-600 साल पहले का। और उस मूर्ति पे रिसर्च करते टाइम ही उस लड़की से वो मूर्ति टूट जाती है और फिर हम देखते हैं कि उस मूर्ति के अंदर वही चाबी है जो चाबी यूनिक्रॉन को चाहिए थी, यानी टाइम और स्पेस का पोर्टल खोलने वाली चाबी। एलिना को वो चाबी देखकर कुछ समझ में नहीं आता और वो ये सोचने लगती है कि उसने गलती से इस मूर्ति को तोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही मूर्ति के टूटने के बाद वो चाबी निकलती है वैसे ही वो चाबी चमकने लगती है और तभी उस चाबी के अंदर से एक बहुत जोर सी लाइट निकलती है, एक ऐसी लाइट जो आसमान में हर तरफ चमकने लगती है। लेकिन वो एक ऐसी लाइट होती है जो किसी भी इंसान को नहीं दिखती, वो सिर्फ दिखती है तो ऑटोबॉट्स को। इसी लाइट को ऑप्टिमस प्राइम देखता है जो कि उस टाइम पे अपने ट्रक वाले फॉर्म में होता है और वो ये लाइट देख के समझ जाता है कि ये लाइट उसी चाबी से आ रही है जो चाबी टाइम और स्पेस के पोर्टल को खोल सकती है। आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये चाबी इतनी पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकती है और साथ ही साथ टाइम में भी कहीं पे भी ले जा सकती है। और ऑटोबॉट्स भी ये जानते हैं कि यूनिक्रॉन उसके पीछे पड़ा है और ऑटोबॉट्स ये जानते हैं कि अगर वो किसी भी तरह से उस चाबी को हासिल कर लेंगे तो वो अपने ग्रह पे वापस पहुंच सकते हैं, यानी कि साइबरट्रॉन पर। उस चाबी की लाइट को देख के ऑप्टिमस प्राइम सारे ऑटोबॉट से कांटेक्ट करता है और उन सभी को अपने बेस पे आने को कहता है। और फिर हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम का आदेश मिलने पर सारे ऑटोबॉट्स जो कि बाइक और कार की फॉर्म में थे वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं और सीधा अपने अड्डे की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ नोआ को देखते हैं जो कि कार को चोरी करने के लिए एक कार में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस कार के अंदर घुसता है हमें पता चलता है कि वो कार नहीं, वो भी एक ट्रांसफॉर्मर है। और कार में घुसते ही जैसे ही नोआ उस कार को स्टार्ट करता है वैसे ही उसमें ऑप्टिमस प्राइम की आवाज आती है जो कि उस कार को कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अड्डे पर आना है। ये आवाज सुनकर नोआ को तो कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचने लगता है कि ये आवाज उस कार के रेडियो से आ रही है। और ऑप्टिमस प्राइम का सिग्नल मिलते ही मिराज स्टार्ट हो जाता है और वो नोआ को लेकर अपने अड्डे पे पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके सारे ऑटोबॉट्स अपने अड्डे पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्टिमस प्राइम जैसे ही देखता है कि मिराज वहाँ पे अपने साथ एक इंसान को लेके आया है वैसे ही वो मिराज पे गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि तुम इंसान को क्यों लाए। लेकिन मिराज जो कि बहुत मजाकिया होता है वो ऑप्टिमस प्राइम से कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये लड़का मेरे अंदर बैठा था तो मैंने इसकी बात सुनी थी, तब मैंने इसकी बातें सुनी थी और ये लड़का बहुत अच्छा है और इसीलिए हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। और इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सारे ऑटोबॉट से कहता है हम पिछले 7 सालों से इस धरती पर है और इन 7 सालों में उन्हें अपने ग्रह वापस जाने का कोई भी मौका नहीं मिला है और अब उन्हें ये मौका मिला है। उन्हें जब पता चला है कि वो चाबी एक पास के म्यूजियम के अंदर है और वो चाबी उन्हें मिल गई तो वो उसकी मदद से अपने ग्रह वापस जा सकते हैं। और वो ऑप्टिमस प्राइम उन सब से कहता है ये काम हमें चुपके करना होगा और क्योंकि वो सब बहुत बड़े हैं तो चुपके से उन सब का म्यूजियम के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। और ये सब सुन राज उन सब से कहता है कि उसका ये इंसानी दोस्त उन सब की मदद कर सकता है और मिराज ये जानता है कि इसे अपने भाई के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वो नोआ से कहता है कि वो अगर उस चाबी को म्यूजियम से निकालने में और उन लोग को देने में हेल्प करेगा तो वो लोग उसको बहुत सारे पैसे देंगे ताकि वो अपने भाई का इलाज करा सके। और ये सुनकर नोवा उन सब की बात को मान जाता है और उन सब के साथ म्यूजियम में वो चाबी लेने चला जाता है। सारे ऑटोबॉट्स मिलकर नोआ को उस म्यूजियम में घुसा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो म्यूजियम में जाता है वो देखता है कि वो चाबी एलिना के हाथ में है। नोआ एलिना को समझाता है कि ये चाबी उन बाहर खड़े बड़े बड़े रोबोट्स की है और इसीलिए वो सब अपनी चाबी लेने आए हैं। एलिना उन सब पे भरोसा नहीं करती है और नोवा के हाथ में चाबी देने से मना कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस म्यूजियम के बाहर ऑटोबॉट्स के साथ साथ टेराकॉन्स भी आ जाते हैं और उन्हीं के साथ होता है उनका लीडर स्क्रच। और जैसे ही एलिना खिड़की से उन सबको देखती है वो डर जाती है और वो चाबी नोआ को
दे देती है और वो उससे कहती है कि तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्कर्ज और उसकी आर्मी पूरे म्यूजियम को ब्लास्ट कर देती है और उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन एलिना और नोवा किसी तरह से चाबी को लेकर म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं और फिर उसी चाबी को बचाने के लिए ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स में लड़ाई चालू हो जाती है और ये दोनों ही टीम्स चाबी को हासिल करने में लग जाते हैं। इसी फाइट के अंदर स्क्रच ऑप्टिमस प्राइम से लड़ाई करता है और वो ऑप्टिमस प्राइम को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर वो ऑप्टिमस प्राइम की जान लेने ही वाला होता है कि वहाँ पे कंबल आकर स्क्रच को रोक देता है, लेकिन स्क्रच उसको भी मार देता है और फिर इसके बाद वो सारे ऑटोबॉट्स को हरा देता है। फिर वो चाबी को लेके वहाँ से भाग जाता है। स्क्रच और उसकी आर्मी के जाने के बाद एलिना और नोवा सारी आर्मी से पूछते हैं कि आखिर वो लोग कौन थे और वो इस चाबी के पीछे क्यों पड़े हैं, और फिर इसी का जवाब देते हुए वो ऑटोबॉट्स उन दोनों को बताते हैं कि वो एक ऐसी चाबी है कि उसके जरिए टाइम और स्पेस के कोई भी पोर्टल को खोला जा सकता है और फिर उसके जरिए कहीं भी जाया जा सकता है और इसीलिए हम लोग ये चाबी का यूज करके अपने प्लेनेट जाना चाहते हैं, यानी कि साइबरकॉन। लेकिन ये चाबी यूनिक्रॉन नाम के एक दुश्मन को भी चाहिए और ये सारे टेराकॉन्स उसी के आदमी थे जो कि उसके लिए चाबी को लेने आए थे। और अगर ये यूनिक्रॉन को ये चाबी मिल गई तो तुम्हारे इस अर्थ के साथ साथ और सारे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और उन सारे प्लेनेट्स को खा जाएगा। लेकिन यहीं पे ऑटोबॉट उन दोनों को बताते हैं कि वो चाबी पूरी नहीं बल्कि आधी है और इसीलिए यूनिक्रॉन अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी चाबी के 2 टुकड़े वाली बात सुनने के बाद एलिना उन ऑटोबॉट से कहती है कि वो चाबी जिस मूर्ति में थी उसमें कुछ निशान थे और उसने उन निशानों पे रिसर्च की थी और उन निशानों को पढ़ने के बाद उसे ये पता लगा था कि वो सिंबल्स पेरू देश की एक प्राचीन से मंदिर की ओर इशारा करते हैं और इसीलिए मुझे ये लगता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा उस पेरू देश के मंदिर के अंदर ही होगा। के बाद ही एलिना और नोवा सारे ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर पेरू देश जाते हैं और वहाँ पहुंचकर उस प्राचीन मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर की गुफाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, इसलिए सारे ऑटोबॉट्स ये फैसला करते हैं कि उस गुफा में सिर्फ एलिना और नोवा ही जाएंगे और चाबी के दूसरे हिस्से को ढूंढ कर लाएंगे। और टेराकॉन जो इस चाबी के पीछे लगे हुए हैं, तभी ऑटोबॉट्स इस मंदिर की गुफा के बाहर रह के उनके आने का इंतजार करेंगे, ताकि अगर टेराकॉन्स यहाँ आते हैं तो इस चाबी के दूसरे हिस्से को उनके हाथ आने से रोकेंगे। लेकिन ये प्लान बनाने के बाद ही हम देखते हैं टेराकॉन्स इन लोगों को दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे थे। स्काउट्स उन लोगों से कह रहा था कि हमें पता है कि ये लोग यहाँ चाबी लेने आए हैं, पर एक बार जैसे ही इन लोग चाबी को बाहर निकालेंगे हम लोग इनकी चाबी छीन लेंगे, ठीक बिल्कुल पहले की तरह। एलिना और नोवा जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर का बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस बॉक्स के अंदर उस चाबी का दूसरा हिस्सा है, लेकिन वो बॉक्स खाली होता है। लेकिन उस बॉक्स के अंदर कई सारे निशान बने होते हैं। एलिना को ये लगता है कि ये निशान जरूरी हो सकते हैं और इसीलिए वो इन निशानों को कॉपी कर लेती है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेती है। लेकिन गुफा के बाहर स्कर्च अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है और उसे ऐसा लगता है कि एलिना और नोवा को चाबी का दूसरा हिस्सा मिल गया है। फिर वो अपने आर्मी के सबसे छोटे मेंबर को उस गुफा के अंदर भेजता है ताकि वो एलिना और नोवा को मार के चाबी का दूसरा हिस्सा उन तक ले आए। और जैसे ही वो नोवा के सामने आता है वैसे ही नोवा अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए वेराज से बता देता है कि स्कर्च अपनी आर्मी के साथ वहाँ आ चुका है और उसके एक बंदे ने उन पर अटैक कर दिया है। और तभी ही सारे ऑटोबॉट एक्टिव हो जाते हैं और वो स्कर्च और उसकी आर्मी को ढूंढ के मारने लगते हैं और फिर ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स के बीच एक बार फिर फाइट होती है और इधर एलिना और नोवा स्कर्च के भेजे हुए बंदे से बच के गुफा से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो गुफा के एक ऐसे रास्ते से बाहर आते हैं जो रास्ता उन्हें सीधा जंगल की ओर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं उन्हें बहुत सारे मैक्सिमल्स घेर लेते हैं और उन सारे मैक्सिमल्स में होता है गोरिल्ला ट्रांसफॉर्मर यानी कि ऑप्टिमस प्राइम, चीटॉर जो कि एक चीता ट्रांसफॉर्मर है और राइनोस जो कि एक राइनो ट्रांसफॉर्मर है। और यहाँ पे सारे ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम वहाँ पर आकर मैक्सिमल्स के सामने आ जाता है और वो उन सबसे कहता है ये दोनों हमारे दोस्त हैं और इसीलिए इन्हें नुकसान पहुँचाने की सोचना भी मत। और इसी बीच लगता है उन दोनों टीम्स के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली है। मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स लड़ने वाले हैं, लेकिन ये दोनों लड़ते उससे पहले वहाँ पे एक एरिजो आती है जो कि एक ऐसी ट्रांसफार्मर होती है जो कि ईगल की शेप में होती है और वो वहाँ पे आके दोनों टीम्स को एक दूसरे के बारे में बताती है। मैक्सिमल्स को ऑटोबॉट से मिलाती है। मिलने के बाद मैक्सिमल का लीडर ऑटोबॉट के लीडर से कहता है कि हम सारे पास्ट और फ्यूचर के ट्रांसफॉर्मर्स हैं
और मैं हूँ सारे मैक्सिमल्स का लीडर, ऑप्टिमस प्राइमल, और मेरा ये नाम ऑप्टिमस प्राइमल तुम्हारे नाम के ऊपर ही रखा गया है क्योंकि आने वाले टाइम पे ऑप्टिमस प्राइम यानी कि तुम एक बहुत बड़े योद्धा बनोगे और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे तुम जैसे योद्धा का नाम मिला है। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सारे मैक्सिमल से पूछता है कि इस गुफा के अंदर चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं है, तो क्या तुम लोग जानते हो कि वो चाबी का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है? ये सुनने के बाद मैक्सिमल का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल कहता है कि मैं जानता था कि कभी न कभी कोई न कोई उस गुफा में उस चाबी का दूसरा हिस्सा निकालने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए मैंने चाबी को कहीं और छुपा दिया है। इसके बाद वो सभी को अपने साथ आने को कहता है और फिर वो सभी को लेके सीधा वो एक कबीले के पास जाता है और उस कबीले के हेड से एक लोकल लैंग्वेज में बात करता है, जिसके बाद वो कबीले का हेड अपने घर के अंदर से उस चाबी का दूसरा हिस्सा लेकर आता है और उस चाबी को लेने के बाद ऑप्टिमस प्राइमल वो सभी को बताता है कि वो इस कबीले के साथ काफी टाइम से रह रहे हैं और इसीलिए उन सबको इस कबीले के ऊपर बहुत भरोसा है और इसी वजह से उसने उस चाबी को यहीं पर छुपाया था। चाबी के दूसरे हिस्से को लेने के बाद वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर स्कर्ज अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है और फिर उन सब के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट को देखते ही ऑप्टिमस प्राइम और ऑप्टिमस प्राइमर दोनों ही चाबी को नोवा के हाथों सौंप देते हैं और वो एलिना और नोवा से कहते हैं कि वो इस चाबी के हिस्से को लेकर बहुत दूर चले जाएं और तब तक स्कर्ज और उसकी टीम को ये दोनों संभाल लेंगे। लेकिन इस फाइट के दौरान एरासोल जो कि एक ईगल है वो स्कर्ज से जाके फाइट करती है, लेकिन फाइट के दौरान ही स्कर्ज एरासोल के ऊपर एक डिवाइस फेंक मारता है और उस डिवाइस के लगते ही एरासोल काफी जख्मी हो जाती है, लेकिन असल में वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए स्कर्ज एरासोल के ऊपर हावी होने लगता है और वो उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करने लगता है और इस पार्ट में मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स मिलकर स्कर्ज और उसकी टीम को दूर भगा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि एलिना और नोवा चाबी के दूसरे हिस्से को लेकर काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन तभी एरासोल के ऊपर स्कर्ज हावी होने लगता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद एरासोल उड़कर एलिना और नोवा के पास जाती है और चाबी के उस दूसरे हिस्से को ले लेती है और वो उसे ले जाकर स्कर्ज को दे देती है, जिसके बाद स्कर्ज अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ स्कर्ज के हाथों चाबी के दोनों हिस्से आ जाते हैं। ये देखकर सारे ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स स्कर्ज का पीछा करने लगते हैं और वो उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी स्कर्ज एरासोल के दिमाग के ऊपर कंट्रोल करता है और उसे ये मैसेज देता है कि वो उसे यहाँ से निकलने दे और जब तक वो यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक वो मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स पे हमला करे। उसके बाद ही ये एरासोल अपने दोस्तों के ऊपर ही हमला करती है और वो स्कर्ज के काबू में होने की वजह से उन सब पे वार करने लगती है और उसके बाद ये एरासोल एलिना को अपने पंजे में उठा लेती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर मैक्सिमल का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल एरासोल के ऊपर कूद जाता है और एलिना को उसके हाथों से बचा लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसे एरासोल को अब जान से मारना पड़ता है कि ऑप्टिमस प्राइमल ये समझ चुका था कि अगर वो एरासोल को नहीं मारेगा तो ये उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगी और क्योंकि ये स्कर्ज के काबू में है तो ये उन्हीं पर ही वार करती रहेगी और इसके बाद ये ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर सीधा अपने अड्डे पर जाते हैं और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अपने साथ बम्बलबी की बॉडी भी लाए हैं और फिर सभी ऑटोबॉट्स मिलकर बम्बलबी की बॉडी को एक एनाजोल जोन के ऊपर लिटा देते हैं ताकि बम्बलबी को एनाजोल की पावर मिलती रहे और अगर बम्बलबी की बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो वो उससे वापस जिंदा हो सके। और फिर उसके बाद मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह स्कर्ज और यूनिक्रॉन को अपने प्लान को कामयाब होने से रोकना होगा और फिर इसी में एलिना उन लोगों को बताती है कि गुफा के अंदर उन्हें कुछ निशान मिले थे और उसने उन निशानों के बारे में जाना है और वो निशान ऐसे हैं कि उन निशानों की मदद से उस चाबी से खुले पोर्टल को रोका जा सकता है। और उसके बाद ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो सब जाके स्कर्ज और यूनिकॉर्न की आर्मी का सामना करेंगे और उसी दौरान एलिना इन निशान की मदद से उस पोर्टल को बंद कर देगी और उसी दौरान हम लोग ये देखते हैं कि स्कर्ज अपनी आर्मी के साथ मिलकर फटाफट से उस चाबी को एक्टिवेट कर देता है और पोर्टल को खोलना स्टार्ट कर देता है और उस पोर्टल के खुलते ही हम ये देखते हैं कि यूनिक्रॉन धीरे धीरे करके अर्थ की तरफ आ रहा होता है और अगर उस पोर्टल के जरिए यूनिक्रॉन अर्थ तक पहुंच जाता वो एक ही बार में पूरे अर्थ को खा जाता और फिर वो निकल जाता यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स को खाने। पोर्टल को खुलता देखकर मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स से समझ जाते हैं कि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और इसके बाद वो सारे मिलकर स्कर्ज और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्कर्ज अपनी आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स को भी बुला लेता है जिसके बाद उन दोनों आर्मीज के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है
फाइट के दौरान ही एलिना चुपके से उस चाबी की ओर बढ़ने लगती है ताकि उस चाबी को ऑफ कर सके और पोर्टल को बंद कर सके। लेकिन तभी स्कर्ज की नजर नोआ पे पड़ती है और वो नोआ को जान से मारने आता है। लेकिन जब तक वो नोआ पे अटैक करता, मिराज नोआ के बीच में आ जाता है। वो उस अटैक को अपने ऊपर झेल लेता है। लेकिन स्कर्ज धीरे धीरे करके मिराज के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है और मिराज के कई सारे टुकड़े कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो नोआ को मार पाता, ऑप्टिमस प्राइम आकर स्कर्ज पे अटैक कर देता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। मिराज की यह हालत देख के नोआ को बहुत बुरा लगता है। लेकिन धीरे से मिराज बोलता है कि वो अपने पैरों पे खड़े होने की हालत में नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि नोआ उसकी मदद करे। और ये कह के वो नोआ की बॉडी से चिपक जाता है और देखते ही देखते नोआ भी एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाता है। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और नोआ दोनों मिलके स्कर्ज से फाइट करने लगते हैं। और इधर जब एलिना चाबी के पास उस कोड को डालने जाती है जिससे कि वो पोर्टल बंद हो सके, वैसे ही स्कर्ज एलिना को देख लेता है और वो चाबी के अंदर उन निशानों को न डाले तो वो चाबी के पास एक ब्लास्ट करता है और उस पूरी डिस्प्ले को ही उड़ा देता है ताकि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और फिर इस तरह से एलिना का प्लान फेल हो जाता है। और फिर इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्ज के बीच बहुत भयानक फाइट होती है और उस फाइट के अंदर ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को जान से मार देता है और उसकी गर्दन को ही उखाड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पोर्टल पूरी तरह से खुल चुका है और यूनिक्रॉन धीरे धीरे करके उस पोर्टल के अंदर आ रहा है। और ये देखकर उन सारे ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स को लगता है कि वो सारे लड़ाई हार चुके हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी करके अब इस पोर्टल को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये ऑप्टिमस प्राइम उन सभी से कहता है कि वो लोग बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि वो अकेला ही अब इस पोर्टल को। फिर वो ये कहता है कि अब तक ये चाबी हम लोग बचा रहे थे, क्योंकि इस चाबी के जरिए हम लोग अपने प्लेनेट पे वापस पहुंचने वाले थे। लेकिन अब वो लोग अपने घर जा सके या ना जा सके, उन्हें किसी भी हालत में इस प्लेनेट को बचाना होगा, यानी कि अर्थ को, क्योंकि बीते कई सालों से यही उनकी दुनिया रही है और अब वो लोग अपनी इस दुनिया को नहीं खो सकते। और उसके बाद ये ऑप्टिमस प्राइम उस चाबी के पास जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा के उस चाबी पे अटैक करता है, जिससे चाबी के कई टुकड़े हो जाते हैं और वो चाबी पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद ही वो पोर्टल धीरे धीरे करके वापस बंद होने लगता है और यूनिक्रॉन फिर से वापस अपनी जगह पे फंस जाता है। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जब पोर्टल पूरी तरह से खुला होता है और यूनिक्रॉन अंदर आने की कोशिश करता है, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से उसके आसपास के एनर्जी जोन का लेवल बढ़ने लगता है। और क्योंकि बम्बल बी एक एनर्जी जोन के सोर्स के ऊपर लेटा होता है, इसीलिए वहाँ पर भी एक एनर्जी जोन की मात्रा ज्यादा आने लगती है। इसीलिए बम्बल बी एनर्जी जोन की मात्रा से जाग जाता है, यानी कि बम्बल बी वापस से जिंदा हो जाता है। और ये सब कुछ टाइम पहले होता है, और इसीलिए आखिरी लड़ाई के अंदर मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स का साथ बम्बल बी भी देता है। और फिर उन सब की कड़ी मेहनत और ऑप्टिमस प्राइम के जरिए वो उस पोर्टल को बंद कर देते हैं, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। और इसके बाद मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स अपनी अपनी लाइफ में वापस पहुंच जाते हैं और एलिना और नोवा भी अपनी लाइफ में वापस लौट जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नोवा को एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तभी एक ऑफिसर नोवा से कहता है कि वो ऑफिसर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अर्थ के बाहर होने वाली गतिविधियों पे ध्यान रखती है। और इसीलिए उसे पता है कि अभी अर्थ के बाहर कुछ टाइम पहले क्या क्या हुआ था। और उसे ये भी पता है कि नोवा ने किस तरह बहादुरी दिखाकर ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स की हेल्प की है अर्थ को बचाने में। और इसीलिए वो ऑफिसर नोवा को ऑफर देता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए और साथ ही साथ नोवा बड़े दोस्तों को भी ज्वाइन करे, यानी कि ऑटोबॉट्स। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि इस जॉब के अंदर उसे बहुत पैसे मिलेंगे और वो लोग ये भी जानते हैं कि उसके छोटे भाई की मेडिकल इशू है, तो इसीलिए उन लोग उसके भाई का भी इलाज करवाएंगे, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से। इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है, लेकिन तभी हमें क्रेडिट सीन भी दिखता है। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि नोवा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिराज के सभी टूटे फूटे पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है और फिर उन सारे पार्ट्स को जोड़ने के बाद वो मिराज को वापस से ठीक कर देता है और फिर मिराज अपने वापस फॉर्म में आ जाता है और हम लोगों को ये दिखता है कि मिराज अब वापस से बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट के ऊपर। आपको ये स्टोरी और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही आप ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी बजा दें।